गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। हमारे देखते ही देखते राजकुमारी का स्वर्ण महल आकाश में उड़ गया। और कई पहरेदारों ने एक स्वर में राजा रामदेव की आश्चर्यजनक सूचना दी। सुबह 5 बजे राजमहल में कोहराम मच गया। राजा साहब के अचरज की कोई सीमा न रही। वह कुछ क्षणों तक ठगे से बैठे रहे, फिर एकाएक बिगड़ कर बोले, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? अरे बेवकूफों, कहीं महल भी उड़ सकता है? हम सच कह रहे हैं माई बाप। आप नगर निवासियों से पूछ लीजिए। एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने महल को उड़ते देखा है। राजा साहब को अब भी विश्वास न हुआ। हैरान परेशान वह झुंझुला कर बोले, मुझसे पहेली मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि क्या हुआ। एक पहरेदार साहस करके आगे बढ़ा और कहने लगा, रात लगभग 3 बजे की घटना है। हम लोग स्वर्ण महल के क्षेत्र में पहरा दे रहे थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और हम लोग चौंक पड़े। फिर देखते क्या है कि स्वर्ण महल तेजी से आकाश की ओर चला जा रहा है। चांदनी रात होने के कारण महल के सुनहरे कंगूरे और चांदी की दीवारें चमक रही थी। ज्यों-ज्यों वह आकाश की ओर बढ़ता जा रहा था, उसकी चमक भी बढ़ती जा रही थी। कुछ क्षणों तक हम हक्का बक्का आंखें फाड़े यह अद्भुत खेल देखते रहे। फिर अचानक ही हमें अपने कर्तव्य का ध्यान आया और हम चीखते चिल्लाते हुए महल के पीछे दौड़े। हमारी चीख पुकार सुनकर बहुत से नगर निवासी घर से बाहर निकल आए। उन्होंने भी महल को उड़ते देखा और हमारे साथ उसका पीछा किया। हम मीलों उसके पीछे भागते रहे, मगर उसके उड़ने की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में वह हमारी आंखों से ओझल हो गया। हम हाथ मलकर रह गए। अगर यह सच है तो ऐसी आश्चर्यजनक घटना संसार में दूसरी ना होगी, राजा साहब ने भारी स्वर में कहा। वह उंगलियों से अपना माथा भींचने लगे। उन्हें सहसा ही याद आया कि स्वर्ण महल खाली ना था, उसमें राजकुमारी स्वर्ण प्रभा सोई थी। स्वर्ण प्रभा का ध्यान आते ही वह व्याकुल होकर बोले, अरे, उस महल में राजकुमारी सोई हुई थी। इसके माने महल के साथ राजकुमारी भी। हाँ अन्नदाता, महल के साथ राजकुमारी भी उड़ गई। पहरेदार ने राजा का वाक्य पूरा किया। अब तो राजा महल के उड़ने की बात भूल गए। वह राजकुमारी के लिए बेचैन हो उठे और बौखलाकर चीखने लगे, राजकुमार को बुलाओ, बुद्धिसेन को बुलाओ। सैनिक सिपाही कहाँ मर गए, सबके सब। महल के उड़ने की बात बिजली की तरह दूर दूर तक फैल चुकी थी। जिसे देखो वही राजमहल की ओर दौड़ा चला आता था। आने वाले में वे नगर निवासी भी शामिल थे जिन्होंने महल को उड़ते देखा था। राजकुमार विनीत और राजा के सलाहकार बुद्धिसेन ने आगे बढ़कर राजा को संभाला। सिपाहियों ने भीड़ को राजमहल से बाहर निकाला। शांति होने पर वे लोग उस आश्चर्यजनक घटना पर विचार विमर्श करने लगे। सेना के कुछ बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। राजा के सलाहकार बुद्धिसेन ने कहा, महाराज, बिना अपनी आंखों से देखे आपने महल के उड़ जाने का विश्वास आखिर कैसे कर लिया? राजा बोले, तुम ठीक कहते हो। पहले हमें घटना स्थल पर चलकर वास्तविकता को अपनी आंखों से देखना चाहिए। राजा अपने सलाहकार राजकुमार विनीत और राजा के कुछ अन्य विश्वास पात्र कर्मचारियों को साथ लेकर उस स्थान की ओर चल दिए। वह स्थान राजमहल से 4 मील दूर एक विस्तृत और सुंदर उद्यान था। स्वर्ण महल उद्यान के बीचों बीच 100 मीटर के वर्गाकार घेरे में बना था। स्वर्ण महल का निर्माण कराने के पीछे एक कहानी थी। राजा रामदेव की पहली पत्नी अर्थात राजकुमारी विनीत की मां का देहांत हो चुका था। विनीत के उत्पन्न होने पर राज जोशी ने बताया था कि बालक अशुभ लक्षणों वाला है। जब तक राजमहल में रहेगा
राजा को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। रानी यह भविष्यवाणी सुनकर बहुत दुखी हुई थी। राजा रामदेव अपने अशुभ लक्षणकारी पुत्र से घृणा करने लगे थे, लेकिन मोह और लोक निंदा के भय से वे बालक का परित्याग ना कर सके थे। बालक 1 वर्ष का हुआ ही था कि उसकी मां का देहांत हो गया। इस घटना को राजा ने विपत्ति का पहला प्रहार माना था। वह बालक को त्याग देना चाहते थे, परंतु मां ने मृत्यु से पहले उनसे यह वचन ले लिया था कि किसी भी दशा में वे बालक का परित्याग नहीं करेंगे। पहली पत्नी के मर जाने पर राजा रामदेव ने दूसरा विवाह किया। दुर्भाग्यवश वह पत्नी भी अधिक दिनों तक जीवित ना रही। विवाह के 5 वर्ष बाद ही उसका भी देहांत हो गया। वह अपने पीछे 3 वर्ष की एक सुंदर कन्या छोड़ गई थी। उस कन्या का नाम स्वर्ण प्रभा रखा गया था। राजकुमार विनीत और राजकुमारी स्वर्ण प्रभा का लालन पालन दास दासियों के संरक्षण में हुआ। राजा ने अपना तीसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि लगातार 2 पत्नियों की मृत्यु से वह इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि उनके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। राजा राजकुमार विनीत की अपेक्षा अपनी पुत्री स्वर्ण प्रभा को कहीं अधिक प्यार करते थे। वह विनीत को विपत्तियों का कारण मानते थे। वह राजकुमारी की प्रत्येक इच्छा अभिलाषा की पूर्ति तो तुरंत कर देते थे, परंतु राजकुमार की साधारण से साधारण मांग को भी ठुकरा देते थे। स्वर्ण महल राजकुमारी को उसकी 14वीं वर्षगांठ पर उपहार में देने के लिए बनवाया गया था। स्वर्ण महल की विशेषता यह थी कि उसकी फर्श और दीवारें चांदी की और खंभे सोने के, कंगोरों पर हीरे मोती जड़े थे। वह जितना कीमती था उतना ही सुंदर भी था। यह महल राजकुमारी की इच्छा पर राजा ने बनवाया था। उसने ऐसे अमूल्य महल की मांग की थी। यह महल करोड़ों की लागत से बना था। इस महल को बनवाने में राजकोष खाली हो गया था। राजा ने जनता पर अतिरिक्त कर लगा दिया था। जिस समय महल बन रहा था, राज्य पर अकाल की छाया मंडरा रही थी। वर्षा न होने से खेती सूख गई थी। जनता त्राही कर रही थी, लेकिन राजा को जनता के दुख दर्द की कोई परवाह न थी। वह जनता से निर्दयता पूर्वक कर वसूल कर महल बनवाने में व्यस्त थे। 16 वर्षीय राजकुमार विनीत से जनता का दुख देखा ना जाता था। वह दयालु हृदय का बालक था। उसे गरीबों और दीन दुखियों से बड़ी सहानुभूति थी। उसे अपने पिता का स्वर्ण महल बनवाना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि महल का बनवाना स्थगित कर दिया जाए और उस धन से जनता की सहायता की जाए। एक दिन राज्य की अकालग्रस्त जनता ने बड़ा जुलूस निकाल कर राजा से कर माफ कर देने और अन्नदान करने की मांग की। उस समय राजा कहीं गए थे। जुलूस का सामना राजकुमार विनीत को करना पड़ा था। उसने जनता का कष्ट ध्यान से सुना, उनके प्रति हमदर्दी दिखाई और यह वादा किया कि राजा से उनका कर माफ करवा देगा और उन्हें अन्न की सहायता भी दिलाएगा। जनता उसकी जय जयकार करती हुई वापस चली गई। राजा के बाहर से लौटने पर विनीत ने जनता की मांग उनके सामने रखी और उस पर उदारता पूर्वक विचार करने को कहा। राजा बिगड़ गए। वह क्रूरता से बोले, मैंने प्रजा का दुख दर्द दूर करने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं उसके लिए अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। विनीत को पिता की बात पर बड़ी ग्लानि हुई। वह निर्भीकता से बोला, पिताजी, शास्त्रों में राजा को प्रजा का पालन करता कहा गया है। आप जनता से कर लेते हैं, उस पर शासन करते हैं, इसलिए उनके सुख दुख की जिम्मेदारी भी आप पर ही। जिस राज्य में भुखमरी फैली हो, वहां स्वर्ण महल बनवाना सरासर अन्याय है। विनीत, राजा कड़क उठे, असल में तुम अपनी सौतेली बहन से ईर्ष्या करते हो, इसलिए यह नहीं चाहते कि उसे स्वर्ण महल जैसा अमूल्य उपहार दिया जाए। मैं इतना नीच नहीं हूं पिताजी।
विनीत ग्लानि में भरकर बोला, मैं स्वर्ण प्रभा को अपने से अधिक प्यार करता हूं, परंतु यह सच है कि जनता का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मैं वचन दे चुका हूं कि आप उनकी सहायता करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, राजा झुंझला कर बोले। यदि प्रजा ने मेरे खिलाफ विद्रोह किया तो मैं सख्त कदम उठाऊंगा। यह तो अनीति है पिताजी। होगी। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो तुम खुद जनता की सहायता करो। यह चुनौती राजकुमार को खल गई, लेकिन उसने पिता से विवाद करना उचित न समझा। चुपचाप उठकर उनके पास से चला गया। जिस दिन राजकुमारी की 14वीं वर्षगांठ थी, राजमहल में बड़ी चहल पहल थी। दिन भर उत्सव मनाया गया था। राजा ने नवनिर्मित स्वर्ण महल राजकुमारी को प्रदान करने की घोषणा की थी। उस दिन राजकुमारी ने उसी नए महल में रात बिताने की इच्छा प्रकट की। वह अपनी कुछ सखियों और दासियों सहित स्वर्ण महल में सोई थी। महल के बाहर कई पहरेदार तैनात थे, फिर भी वह आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। स्वर्ण महल आधी रात के लगभग आकाश की ओर उड़ गया। उद्यान के पास आकर राजा रामदेव अपने साथ आए लोगों सहित उस स्थान का निरीक्षण करने लगे। वहां की भूमि एक गहरे तालाब में बदल गई थी और वह तालाब पानी से लबालब भरा था। वहां ऐसा कोई चिन्ह शेष न था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वहां कभी कोई महल रहा होगा। देखने वालों के अचरज का ठिकाना न रहा। उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि इतना विशाल और सुदृढ़ महल उखाड़ा कैसे जा सकता, वह भी रातों रात। और यदि उखाड़ भी लिया गया तो उड़ कैसे सका? यदि उड़ भी गया तो उड़कर कहां विलुप्त हो गया? और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि उस स्थान पर गहरा तालाब बन गया था। उस तालाब का जल यमुना जल की भांति स्वच्छ और नीला था। राजा और उनके साथियों की बुद्धि चकरा गई। राजा माथा ठोक कर बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आता बुद्धिसेन। यह जादू है या तिलिस्म? महल गया तो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी स्वर्ण प्रभा, वह आगे ना कह सके। गला रुद्ध सा गया, आंखें भर आई। अधीर ना हो महाराज, बुद्धिसेन गंभीरता से बोले। यह घटना साधारण नहीं है। मुझे इसके पीछे किसी बुद्धिमान और शक्ति संपन्न आदमी का हाथ मालूम होता है। इसमें कोई संदेह नहीं बुद्धिसेन जी। राजकुमार विनीत ने अचरज से कहा, लेकिन ऐसा चमत्कार पूर्ण अपराध करने के पीछे किसी का क्या उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य की बात तो मैं नहीं जानता राजकुमार, परंतु यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ अज्ञात व्यक्ति महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्रकारियों का अगुवा विलक्षण बुद्धि और असाधारण क्षमता का व्यक्ति है। यह बात राज्य गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी सुनीत ने कही थी। सब लोग सुनीत के मुख की ओर देखने लगे, क्योंकि षड्यंत्र की बात महत्वपूर्ण थी। राजा खिन्न होकर बोले, आप लोग तर्क वितर्क में व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं। ऐसा ना हो कि मेरी अपनी बेटी ऐसा ना हो कि मैं अपनी बेटी से हाथ धो बैठूं। राजा की बात पर सबके सब किंग कर्तव्य विमूढ़ से उनके मुख की ओर देखने लगे। इसी समय उस विशाल चौकोर तालाब में एक रोमांचकारी दृश्य दिखाई पड़ा। राजा के साथ आए लोगों में से कोई चीख कर बोला, वह देखिए, पानी की सतह पर कोई लाश तैर रही। सब लोग ध्यान से उधर देखने लगे। वास्तव में तालाब के किनारे से कोई 25-30 मीटर दूर पानी की सतह पर एक लाश उतराई हुई थी, जो इससे पहले नहीं थी। राजा व्याकुल होकर बोले, हाँ, वह किसी स्त्री की लाश मालूम होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरी बेटी की लाश। लाश का मुंह कपड़े से ढका हुआ था, इसलिए दूर से पहचानना मुश्किल था। कोई फिर चिल्लाया, देखिए ना, इसके हाथों पैरों में
हरकत हो रही है, शायद वह जीवित है। कई लोग उस स्त्री को तालाब से बाहर निकालने के लिए झपट कर आगे बढ़े, परंतु तालाब के जल में पांव डालते ही वे तड़प उठे। उफ, मरे! यह पानी तो अधन की तरह खौल रहा है। जिन लोगों ने पानी में पांव डाला था, उनमें राजकुमार विनीत सबसे आगे था। अब वे लोग तालाब के किनारे बैठे अपने पांव को मुंह से फूंक रहे थे। जलन के मारे उनका बुरा हाल था। गुप्तचर अधिकारी सुनीत गुमसुम सा खड़ा यह सोच रहा था कि इस अवसर पर उसे क्या करना चाहिए। सहसा वह आगे बढ़कर दृढ़ता से बोला, भले ही मैं इस पानी में झुलस जाऊं, मैं उस स्त्री को निकाल कर ही रहूंगा। संभव है राजकुमारी हो। राजकुमारी का जीवन मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है। वह आगे बढ़ा ही था कि राजा और बुद्धिसेन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। राजा भारी स्वर में बोले, जानबूझकर आग में मत कूदो सुनीत। मुझे जाने दे महाराज, यह मेरे कर्तव्य का प्रश्न है। जब कर्तव्य पुकार रहा हो, मनुष्य को अपने प्राणों का मोह छोड़कर कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। उस स्त्री के हाथ पांव हिलने का अर्थ यह है कि अभी उसमें प्राण शेष हैं, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। राजा और बुद्धिसेन की पकड़ ढीली हो गई। दूसरे ही क्षण सुनीत धम्म से पानी में कूद गया। राजा और उनके साथी आंखें फाड़े अचरज से सुनीत को तालाब की जल सतह पर तैरते देख रहे थे। वह तीर की भांति अर्धजीवित शव की ओर बढ़ता जा रहा था, मगर उसकी छटपटाहट और कराह इस बात का आभास दे रही थी कि उसका शरीर झुलस जा रहा है। राजा ने गदगद स्वर में कहा, मुझे सुनीत के साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। निस्संदेह सुनीत की निर्भीकता और त्याग अनुकरणीय है। बुद्धिसेन ने भी प्रशंसा की। कुछ ही क्षणों में सुनीत उस अर्धजीवित शरीर के पास पहुंच गया। वह हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहता था कि बचाओ बचाओ की एक तेज और करुण पुकार वातावरण में गूंज उठी। वह गड़ाम से पानी में डूब गया। बहुत देर तक नहीं उतराया, मानो कोई उसे नीचे पकड़कर बैठ गया हो। यह दृश्य देखकर सभी के दिल दहल उठे। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा दुख से पागल होकर चिल्लाए, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या ताकते हो? जल्दी से जाल का इंतजाम करो, वरना सुनीत भी हाथ से गया। कुछ लोग जाल लेने दौड़े। किसी में इतनी हिम्मत शेष न थी कि जो सुनीत को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाता। राजा के सिपाही कुछ देर बाद जाल और कुछ कुशल मछुआरों को लेकर आ गए। जाल डाला गया। मछुआरे घंटों तालाब को मथते रहे, परंतु खेद सुनीत का कुछ अता पता ना चला। हाँ, वह स्त्री का शरीर जाल में फंसकर बाहर आ गया। उसका मुंह खोलकर देखा गया तो वह राजकुमारी नहीं बल्कि उसकी सहेली किरण थी। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ बने रहें और कथा को लाइक जरूर करें। आगे की कथा जरूर सुने मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।